हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आरबीआई ने यह डिसीजन लिया है कि वह 2.69 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर भारत सरकार को करेगा। यह एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक न्यूज़ तो है ही है, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें तो इस साल के वर्ष 2025 के पेपर को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि इस प्रकार की न्यूज़ आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं और इसके सभी पहलुओं को समझना आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर आप देखें तो इस साल ही वर्ष 2025 के प्री में जो अभी संडे को हुआ था, इसके सेट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, जो ये पूछ रहा है कि आरबीआई की आय के स्रोत क्या हैं। सरकारी बॉन्ड का क्रय और विक्रय, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय, पेंशन निधि प्रबंधन, निजी कंपनियों को ऋण देना या करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। आपको इनमें से चूज करना है। प्रश्न को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आरबीआई के फंक्शंस के साथ साथ आरबीआई की इनकम के सोर्स भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रख रहे थे इस प्री के एग्जाम में। तो अब जब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और आरबीआई ने रिकॉर्ड फंड ट्रांसफ़र किया है अब तक का, तो इसलिए इसके पहलुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में आरबीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वह गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर करेगी, जो कि पिछले साल से लगभग 27.5% ज़्यादा अमाउंट है। ये कैसे संभव हुआ? चलिए इस वीडियो को समझने में हम बहुत सारे पहलुओं पर भी बात करेंगे। हम किन पहलुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे? उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सरप्लस ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। फिर ये देखेंगे कि ये सरप्लस ट्रांसफ़र के लिए जो फंड आया है, ये पैसा आरबीआई को किन सोर्सेज से प्राप्त होता है और सरकार इसको कैसे मैनेज करती है, और इसके साथ साथ इसका आप पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। ध्यान रखिएगा, सोर्सेज के साथ साथ हम यहाँ पर इसके लीगल फ्रेमवर्क को भी देखेंगे कि वो कौन सा फ्रेमवर्क है और उसके अंतर्गत भारत सरकार किस प्रकार फंड ट्रांसफ़र प्राप्त करती है आरबीआई के माध्यम से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र क्यों करता है और कैसे करता है। तो देखिए, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, वो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा सेंट्रल बैंक है। ये बैंक भी बिजनेस करता है। कौन से बिजनेसेस इसके मेन बिजनेसेस हैं? सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है और इसके साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो इसकी इनकम के लिए एक बड़े सोर्सेज बन जाते हैं। सरप्लस क्या है? सरप्लस है जब आपकी कुल आय आपके व्यय से अधिक होती है, तो जो भी बचता है वो सब आपका सरप्लस हो जाता है और इस सरप्लस में से एक हिस्सा आरबीआई ट्रांसफर कर देता है भारत सरकार को। महत्वपूर्ण रूप से आपको ये जानना है कि ये जो सरप्लस है ये कोई डिविडेंड नहीं है, ये कोई लाभांश नहीं है, क्योंकि आरबीआई कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। वास्तव में आरबीआई एक्ट 1934 का जो सेक्शन 47 है, उसके अंतर्गत ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आरबीआई को अपना फंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ये मैंडेटरी है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि आरबीआई अपना सरप्लस भारत सरकार को ट्रांसफ़र करे। 1934 का जो एक्ट है वो क्लियरली ये मैंडेट करता है कि अपना नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा आरबीआई को गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना होगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र कैलकुलेट कैसे करेंगे? महत्वपूर्ण बात है, इसको कैलकुलेशन कैसे होगी? इसके लिए एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वास्तव में ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है जिसको 2019 में विमल जालान कमेटी ने डिज़ाइन किया था और इसमें मेन पर्पस ये बताया गया था इस फ्रेमवर्क का कि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ सरकार को भी रीजनेबल सरप्लस आरबीआई से मिलता रहे। इस वजह से ही ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाया गया था। तो आगे देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार को आरबीआई से कितना धन प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 में अगर हम देखें तो यह 86.419 करोड़ रुपीस था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2.11 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया और इस साल यानी कि 2024-25 में ये 2.69 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि लगभग
3 साल में भारत सरकार को 3 गुने से ज़्यादा सरप्लस आरबीआई ने ट्रांसफ़र किया है। ये ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिव है और आप समझ सकते हैं कि इतना ग्रोथ पाने के लिए इकोनॉमी का कितना फेवरेबल होना ज़रूरी होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आरबीआई और गवर्नमेंट का क्या मामला है, हम पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है आरबीआई से सरकार को, वो सरकार इन्वेस्ट करेगी भारत की अर्थव्यवस्था पर, जिसका सीधा असर आप पर भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। किन किन क्षेत्रों में इसको देखने को मिलेगा, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि ये पैसा भारत में आरबीआई को किन स्रोतों से प्राप्त होता है। तो आरबीआई को जो सबसे ज़्यादा फंड प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, वो है फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशंस। जो फॉरेक्स ऑपरेशन है, इससे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ है आरबीआई को। जो फॉरेक्स एक्सचेंज होता है उसमें क्या होता है बेटा कि ऐसे मान के चलिए जैसे पाउंड है, डॉलर है, यूरो है, ये सब करेंसीज की वैल्यू फ्लक्चुएट करती हैं। तो इनके वैल्यूज़ के फ्लक्चुएशन से आरबीआई को प्रॉफिट होता है। स्पेशली जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा हो और बाकी करेंसीज वीक हो रही हो तो निश्चित तौर पर भारत सरकार में आरबीआई को बहुत सारा फ़ायदा होता है। दूसरा, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की मेंटेन करता है, उसका पूरा एक बड़ा पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, उससे भी आरबीआई को इनकम होती है। और तीसरा, आरबीआई जो बैंकिंग सेवाएं दे रहा है उससे भी उसे लाभ प्राप्त होता है। जो बैंकिंग सेवाएं दे रहा है उससे भी आरबीआई को लाभ प्राप्त होता है। देखिए, जो प्रश्न था यूपीएससी के प्री में, उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया था कि जो नोटों के छपाई, मुद्रण और सर्कुलेशन से इनकम होती है वो वास्तव में इनकम नहीं कही जाती है, वो कमीशन होता है एक तरीके से, जो कॉस्ट निकालने के लिए होता है। तो महत्वपूर्ण रूप से हमें ये जानना चाहिए, जब ये रीजंस हैं तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा आरबीआई के पास प्रॉफिट हुआ और आरबीआई ने उसमें से शेयर किया है। तो हमें सबसे पहले तो यह भी जानना ज़रूरी है कि इस साल इतना ज़्यादा क्यों हुआ। तो अगर हम इस साल की पूरी इकोनॉमिक गतिविधियों को देखें तो इस साल में फॉरेन एक्सचेंज में आरबीआई को बम्पर प्रॉफिट हुआ। वास्तव में डॉलर के अगेंस्ट जितनी भी दूसरी मेजर करेंसीज हैं जैसे कि यूरो, येन, ये सब कमज़ोर होती चली गई और एक जो आरबीआई है उसको फॉरेक्स ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसके कारण हुआ। दूसरा, अगर हम ब्याज दरों की बात करें तो पिछले 2 साल में इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़े हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर आरबीआई को इसके कारण बहुत सारा रिटर्न प्राप्त हुआ। तीसरी बड़ी बात यह हुई कि जो कोविड के बाद बड़ी तेज़ी से आर्थिक रिकवरी हुई भारत में, इससे बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, करेंसी की डिमांड भी ज़्यादा हुई, तो आरबीआई को इसका फ़ायदा मिला। और चौथा, आरबीआई ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ाई है। आरबीआई ने डिजिटलाइजेशन किया, अपने हर एक फंक्शन को डिजिटलाइज किया, जिससे कॉस्ट कम हुई, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी में वृद्धि हुई, और यह भी आरबीआई के लिए एक बड़ा लाभ प्राप्त करने का रीज़न बता। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर आरबीआई शेयर कर रहा है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है वो आरबीआई के सारे प्रॉफिट गवर्नमेंट को नहीं देगा। इसके अंतर्गत वास्तव में आरबीआई एक बफर मेंटेन करता है जो कि उसके इमरजेंसी रिस्क बफर के नाम से जाना जाता है। पहले जो ये बफर था, इमरजेंसी रिस्क बफर था, वो 6.5% था। पहले जो है ये था 6.5%, लेकिन 2025 में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अब आरबीआई अपना ये जो बफर है ये 7.5% मेंटेन करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आरबीआई के बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिखाई देगा, ठीक है, जो भी सरप्लस दिखाई देगा, उस सरप्लस का 7.5% आरबीआई अपने पास रखेगा, बाकी जो बचेगा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। और इस बार बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि आरबीआई को
प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर भारत सरकार को इतना पैसा मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये अमाउंट है ये भारत की जीडीपी के 1% के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में इसका कितना बड़ा योगदान होने जा रहा है। तो भारत सरकार को इस तरीके से जब पैसा प्राप्त होता है तो कैसे फ़ायदा होता है? देखिए, ये जो सरप्लस ट्रांसफ़र है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, गैर कर राजस्व है। इसके लिए सरकार को कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ा है देश को, फिर भी भारत सरकार को पैसा मिला है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को इससे क्या फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, इसको कम कर सकती है। इसके बहाने अपने रिपेमेंट्स कर सकती है। जो भी उसके फिस्कल डेफिसिट में आरबीआई से जब उसको पैसा मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है डेफिसिट को कम करने के काम आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बजट के प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। जो बजट के संबंध में धन कहाँ से आएगा, कैसे खर्च करेंगे, तो बजट का जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, इसमें लोचशीलता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सरकार अपने ज़्यादा टारगेट्स को ले सकती है। ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो वो अलग अलग तरीके से योजनाओं को भी क्रियान्वित कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाती है उसके लिए भी सरकार को फंडिंग यहाँ से मिल जाती है। तो इससे भारत सरकार कई तरीके से इसको फ़ायदा प्राप्त करती है। अब भारत सरकार इसका करेगी क्या? तो भारत सरकार जाहिर सी बात है, जब फंड ज़्यादा मिला है तो सबसे पहले क्या करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे खर्च करेगी। ठीक है, जो अवसंरचनात्मक विकास है, अवसंरचनात्मक विकास पर सरकार निधियां खर्च करेगी। जब अवसंरचनात्मक विकास पर खर्च करेगी तो जाहिर सी बात है रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज़, स्कूल्स, ये सब बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से और तेज़ी से बन सकेंगे। जो सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं, जैसे पीएम किसान, जैसे आयुष्मान भारत, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, इन पर सरकार खर्च अपने बढ़ा देगी, है ना। सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं, इन पर भारत सरकार खर्च बढ़ा देगी। और इसके साथ साथ भारत सरकार जो पूंजीगत निवेश है, पूंजीगत व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिनसे लॉन्ग टर्म असेट्स का जनरेशन होता है, उसको भी सरकार कर सकती है। अपने लोन्स को चुका सकती है। तो सरकार के पास भी बहुत सारे इसके असर होंगे, सरकार के पास भी इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन होंगे और सरकार इसको इस तरीके से यूज़ करेगी। अब इसके बाद हम पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि आप और हम इससे कैसे प्रभावित होंगे। सबसे पहली चीज़ है, जब आपके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपके पास ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी सरकार की ओर से बढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जैसे नई यूनिवर्सिटीज़, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होंगे, डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव सरकार शुरू कर सकती है। तो इसे बहुत सारे नए तरीके से जो डेवलपमेंटल फेज़ हैं वो शुरू हो सकते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे हम देखें तो उसमें डायरेक्ट जॉब भी क्रिएट होते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, इन सब क्षेत्रों में भी सरकार के निवेश बढ़ने लगेंगे। तो निश्चित तौर में अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यह धन, ये जो सरप्लस निधि है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमें दोनों को सकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो इस वीडियो में हमने इन सारे पहलुओं के बारे में अध्ययन किया कि किन किन तरह से यह धन आएगा, कहाँ खर्च होगा और ये सरप्लस होता क्या है, और साथ ही साथ आरबीआई का मैंडेट क्या है इसके पीछे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह चीज़ कितनी बेहतर लगी, और इसके साथ साथ अगर आप कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।